चलिए इसमें देखते हैं। पहले इसमें देखते हैं पीएम आयुष्मान वय वंदना योजना में छत्तीसगढ़ की क्या उपलब्धि रही है। ठीक, ये वय वंदना योजना क्या है? तो वय वंदना योजना आपके पीएम आयुष्मान अभियान के अंतर्गत शुरू है। आयुष्मान भारत अभियान आप जानते हैं। ठीक, आयुष्मान भारत आजकल उसको क्या बोला जाता है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक, इस प्रकार से उसको लिखा जाता है, ऐसा होता है वो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस प्रकार से आपको वो लिखा हुआ दिखेगा जहाँ भी। ठीक, आयुष्मान भारत अभियान के अंतर्गत क्या हो रहा था? इसके अंतर्गत हमारे जो आपका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, उसके अकॉर्डिंग जो बीपीएल वर्ग है, बिलो पुअर्टी लाइन वाले, बिलो पुअर्टी लाइन के अंतर्गत जो फैमिली आ रही है उसको 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा कवरेज दिया गया था, स्वास्थ्य बीमा सुविधा है 5 लाख रुपए तक की राशि का। ठीक, ये परिवार बेस्ड है, फैमिली बेस्ड है, पर्सनली नहीं। ठीक, तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो भी बीपीएल फैमिलीज हैं उनको 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज, हेल्थ बीमा कवरेज उसमें दिया जाता है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? 70 वर्ष से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक है, यानी ऐसे वृद्ध जन जिनकी आयु 70 साल से ऊपर की है, ठीक, उनके लिए ये योजना लाई गई है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो जो 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक है, अब उनको भी 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क सुविधा, निःशुल्क इलाज की सुविधा इसके अंतर्गत दी जाएगी। पहले क्या हो रहा है? आयुष्मान भारत के अंतर्गत पर फैमिली कौन सी बीपीएल वाली, उनको 5 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो कोई बीपीएल एपीएल वाला कोई सीमा नहीं है, केवल सीमा क्या है? भारतीय नागरिक हो, दूसरा 70 वर्ष से अधिक उम्र का हो, यही दो इसमें कैटेगरीज है। और उनको क्या होगा? 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज वगैरह मिलेगा। निःशुल्क इलाज कैसे मिलता है? आयुष्मान भारत में ऐसा कार्ड बनता है, वैसा ही वय वंदना योजना में भी कार्ड बनेगा इनका। ठीक, तो वैसे ही कार्ड बनवाने में छत्तीसगढ़ ने क्या किया? बहुत अच्छा काम किया और पूरे देश में 5वें नंबर पर आए। इसके लिए छत्तीसगढ़ को सर्टिफिकेट वगैरह से नवाजा गया, देश में 5वें स्थान पर, टॉप 5 में आया। ठीक, टॉप 5 में आया है तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक, और दूसरा, तीसरा, चौथा छोड़ करके 5वें नंबर पर है छत्तीसगढ़। ठीक, ये डेटा क्या है? लगातार बदलता रहता है, तो आपको मोस्ट रिसेंट डेटा वाला याद रखना होता है, बीच बीच में कभी कभार ऐसा रिपोर्ट आता है। और ये वय वंदना योजना कार्ड पंजीयन आरंभ कब से हुआ? जब से योजना शुरू होती है। योजना आपकी शुरू हुई अक्टूबर 2024 और पास जाना चाहो तो 29 अक्टूबर 2024, लास्ट ईयर से ही ये शुरू हुआ। 1 साल अभी आप समझ लो, अगले साल अगले महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपका प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ है? 2018 में। ठीक, 2018 में वो शुरू हुआ है, 2024 में ये। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लगभग इतने नागरिकों का आप बोल सकते हो कार्ड बन गया है, वय वंदना कार्ड। इसमें लक्ष्य क्या है? कोई भी वरिष्ठ नागरिक, सभी वरिष्ठ नागरिकों का कार्ड बनाना यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग का पंजीयन हो सके। और वय मित्र जिले क्या हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, ऐसे जिले जहाँ पर 60% से अधिक पंजीयन कवरेज हो चुका है। यदि वहाँ पर 100 ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं तो 60 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों का वहाँ पर पंजीयन हो चुका है। ऐसे जिलों को क्या बोला जा रहा है? वय मित्र जिले। वय मित्र जिले किस लिए? क्योंकि बाकी जिलों को भी थोड़ा उनसे इंस्पिरेशन मिले। उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि पंजीयन वहाँ पर इतना फास्ट हो गया कि 60% से भी ज़्यादा कवरेज हो चुका है। तो वैसी चीज़ें बाकी जिले वाले भी सीख पाएँ, इसलिए 6 जिलों को वय मित्र जिला इस प्रकार से घोषित कर दिया गया। ये क्लियर है? 6 जिले वैसे पूछेगा नहीं, पर यदि आप जानना चाहो तो 6 जिले कौन कौन से हमारे छत्तीसगढ़ में? कितने संभाग हैं टोटल? 5। दुर्ग में आप देखो, दुर्ग में आपका दुर्ग और बेमेतरा वय मित्र जिले के रूप में। बिलासपुर संभाग में बिलासपुर है, रायपुर संभाग में धमतरी है, दंतेवाड़ा, ये आपका बस्तर संभाग में जाओगे तो एक है आपका बीजापुर और एक है आपका दंतेवाड़ा। ठीक, ऐसे करके 6 जिले हैं जो वय मित्र जिले के रूप में घोषित किया गया। तो ये क्लियर है? आपको याद रखना है मोस्टली वय वंदना योजना, 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक, साथ में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज। ये 3 चीज आपको इसमें याद रखनी। और ज्यादा आप डीप में जाना चाहो तो ये डेट याद रखना, 29 अक्टूबर 2024 वाली। ठीक, अगला देखते हैं अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार, देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार। ये देखो राष्ट्रीय पुरस्कार है। मध्य प्रदेश जो है वो भी एक अवार्ड देता है अहिल्याबाई पुरस्कार करके, पर वो उनका अपना लोकल स्टेट का है। ठीक, अहिल्याबाई पुरस्कार करके ना बहुत सारे अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी देती है, मध्य प्रदेश भी देता है, और ये जितने भी अवार्ड है ये सब संस्कृति कल्चर से रिलेटेड है। ठीक, यहाँ पर जो है हमारा अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार, ये नेशनल लेवल प्राइज है। ठीक, नेशनल लेवल अवार्ड। और ये कब दिया गया? 31 मई को क्या है? देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं
31 मई को क्या हुआ, 300वीं जन्म तिथि, ठीक, 300th हमारी जन्म तिथि थी देवी अहिल्याबाई होलकर की। तो इसलिए मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया था महिला सशक्तिकरण के लिए, उसमें ये पुरस्कार दिया गया। ये छत्तीसगढ़ की हैं, डॉक्टर जयमती कश्यप, कोंडा गांव से ये बिलोंग करती हैं। इनको ये अवार्ड दिया गया देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार। किस लिए दिया गया? एक तो होता है आपका समाज, साहित्य, संस्कृति, ठीक, महिला सशक्तिकरण, इन सब में जो बहुत बढ़िया काम करते हैं उनको इस अवार्ड वगैरह से नवाजा जाता है। तो छत्तीसगढ़ से इस बार चयन किया गया था डॉक्टर जयमती कश्यप का। ये क्या है, लोक संगीत वगैरह गाती हैं, ठीक, कई प्रकार के लोकगीत गाती है। इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन दी हुई है। साथ में महिला सशक्तिकरण में भी आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे लाती हैं। भले ही स्कूल नहीं गई पर 10-10 MA डिग्री है इनके पास, PhD अलग कर चुकी हैं ये, ठीक। तो आप देख लो, और ये जो भी इनका ये PhD वगैरह है ये बस्तर की कल्चर पर ही, ठीक, MA वगैरह तो भूल ही जाओ, है ना। तो इतनी सारी इनके पास एजुकेशनल डिग्री है, और साथ में ये छत्तीसगढ़ में बढ़ावा भी देती हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, उनको पढ़ाने के लिए भी, साथ में हमारी लोक संगीत, लोक गायन, संस्कृति के क्षेत्र में भी। इसलिए इनको ऐसा इस अवार्ड से नवाजा गया। और पुरस्कार में क्या शामिल हुआ, तो 5 लाख रुपए की सम्मान राशि और साथ में प्रशस्ति पत्र, ठीक। ये देखो, गोड़ी भाषा, साहित्य, चित्रकला, कीटकोट गायन, ठीक, साथ में जनजाति परंपरा, इन सब की संरक्षिका हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाई है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। और प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं अवार्ड दिया गया, ठीक, इसलिए ये थोड़ा आपका बड़ा नाम। ये क्लियर है? एक देखते हैं वेव्स 2025। ये एक आयोजन था, ग्लोबल मीडिया इंटरटेनमेंट समिट, ठीक। इसका फुल फॉर्म वेव्स का क्या है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, ग्लोबल मीडिया समिट। ग्लोबल मीडिया समिट क्या होता है, या ग्लोबल इंटरटेनमेंट मीडिया समिट क्या है? ये देखो, फिल्म जगत से जो लोग हैं, एक फिल्म वाले हो गए, म्यूजिक वाले हो गए, VFX वाले हो गए, साथ में एनिमेशन वाले हो गए, गेमिंग वाले हो गए, यानी पूरा विजुअल आर्ट की यहाँ पर बात हो रही है। और साथ में पार्श्व संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक और ये सब। इसके लिए यहाँ पर वेव्स एक आयोजित किया गया था, एक समिट। ये भारत द्वारा ही आयोजित किया गया था, पहला ऐसा समिट था। इन फ्यूचर हम और लगातार ऐसे समिट अब आयोजित करेंगे। इसका आयोजन कहाँ हुआ? आपका मुंबई में हुआ 1 से 4 मई तक। इसमें क्या किया गया, 3 टाइप के अलग अलग आयोजन रखे गए थे, ठीक। 3 टाइप के अलग अलग आयोजन क्या, एक तो हो गया आपका एक्सपो टाइप का हो गया, ठीक। इसमें क्या करते हैं, एक्सपो वगैरह आप जानते होंगे, बीच बीच में ऑटोमोबाइल एक्सपो ये वो सब लगते रहता है, प्रदर्शनी टाइप का। कोई नया अपना प्रोजेक्ट बनाया है छोटा मोटा, अब इसमें क्या है ना, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, देश विदेश से लोग आए, डायरेक्टर आ रहे हैं, प्रोड्यूसर आ रहे हैं, इन्वेस्टर आ रहे हैं, सब कोई आ रहे हैं। तो इसमें सभी को एक साथ बुलाया गया कि आप आकर के अपनी आर्ट वगैरह की प्रदर्शनी लगा सकते हो सकता है आपको कोई इन्वेस्टर मिल जाए, हो सकता है कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिल जाए। खास करके VFX ऑडियो वीडियो वाले जो हैं आपके ऐसे स्टूडियो होते हैं, वो जनरली इस पर जाते हैं, अपना VFX वगैरह का कमाल दिखाते हैं कि हम लोग इस स्तर तक का VFX बना सकते हैं, तो फिर हो सकता है उनको कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट वगैरह मिल जाए। तो वैसा एक्सपो एक लगाया गया था, इसमें बहुत सारे लोगों ने स्टॉल लगा करके अपने VFX, एनिमेशन, ये सब का प्रदर्शनी दिया। फिर दूसरा आपका स्टार्टअप टाइप का यहाँ पर वो किया गया, स्टार्टअप समिट टाइप का। कोई नया स्टार्टअप यहाँ पर है, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, या फिर आपके फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, गेमिंग से रिलेटेड, एनिमेशन से रिलेटेड, इस टाइप के स्टार्टअप वगैरह कोई हैं जो आपके इन्वेस्टर को आकर्षित करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक समिट हो गया। तीसरा, यहाँ पर कई कॉम्पिटिशन वगैरह आयोजित किए गए थे, अलग अलग कैटेगरीज, गेमिंग वाले अलग, एनिमेशन वाले अलग, वेबटून वाले अलग, लगभग आपके 10 से ही ज़्यादा आपके कैटेगरीज थी जिसमें कॉम्पिटिशन वगैरह आयोजित हुई। तो इस समिट में, आपके वेव समिट में, छत्तीसगढ़ से भी एक ग्रुप ने अपनी भागीदारी निभाई थी, उसका नाम था एंटेंगल्ड स्टूडियो, ठीक। इन्होंने क्या किया, ऐसे कंपटीशन वगैरह में हिस्सा लिया था और इन 2 कैटेगरीज में इन्होंने मेडल जीता है। एक तो एनिमेशन सीरीज, यानी आपके कार्टून वाले क्षेत्र में, एनिमेशन वाले क्षेत्र में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, और वेबटून्स आपका सीरीज में विशाल मरावी जो इसी एंटेंगल्ड स्टूडियो के एक मेंबर हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वेबटून वाले, ठीक। तो आपको मुख्यतः याद रखना है ये स्टूडियो का नाम, एंटेंगल्ड स्टूडियो। ये आपको हो सकता है नेक्स्ट ईयर फिर देखने को मिले। नेक्स्ट ईयर इन लोग शायद जापान वगैरह जाने वाले हैं इसी टाइप के समिट वगैरह। तो ये आपको स्टूडियो का नाम मुख्यतः याद रखना है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है, पर स्टूडियो का नाम आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। हो सकता है इन फ्यूचर ये और बड़ा नाम लेकर के। अगला देखते हैं, एक ये अभियान है मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान। इसी साल हमारा मई में शुरू हुआ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये हमारी नया अभियान लाया गया है शिक्षा के क्षेत्र में,
ठीक, शिक्षा के क्षेत्र में ये 14 मई 2025 से इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हम देखते हैं जनरली सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं उनके सीखने वगैरह की क्षमता क्या है और बाकी स्कूल के बच्चों की क्षमता के अनुरूप नहीं होती, उससे कम होती है। तो उनकी क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, शिक्षा का स्तर और कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये अभियान लाया गया है। इसमें क्या अलग किया जा रहा है? इसमें अलग ये किया जा रहा है, सबसे पहला बात तो पेरेंट्स को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाएगा। अभी तक जो ये पीटीएम वगैरह है कंसेप्ट प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा मान्य है, ठीक, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह पर पीटीएम वगैरह कुछ नहीं। तो यहाँ पर अब ये क्या करेंगे, पीटीएम मीटिंग वगैरह भी इसमें अब अरेंज होने लगेगी। पीटीएम मीटिंग होगी, पालक शिक्षक बैठक होगी, बच्चों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको बताएंगे भी कि आपकी भी क्या जिम्मेदारी है। केवल स्कूल ही भेज देना सब कुछ नहीं होता है, घर में भी कई प्रकार की चीज़ें होती है, पढ़ रहा है नहीं, ध्यान दे रहा है नहीं, 10 टाइप की चीज़ें, ठीक, उसके बारे में इनको बताना, यानी पेरेंट्स को भी अब इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। अब ये हर सरकारी स्कूल में शुरू होगा। फिर दूसरा क्या, दूसरा ऐसा है कि जितने भी स्कूल हैं उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्टूडेंट की कितनी प्रेजेंस है, स्टूडेंट का कितना परफॉर्मेंस है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वहाँ कैसी हो रही है, उनमें बच्चों का कैसा परफॉर्मेंस है, इस टाइप के अलग अलग कैटेगरीज में स्कूलों को मापा जाएगा और उनकी ग्रेडिंग की जाएगी। सरकारी स्कूल की बात, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, इस टाइप की स्कूलों को ग्रेडिंग दी जाएगी सभी सरकारी स्कूल को, ठीक। उसमें से ए ग्रेड जो है वो सबसे बढ़िया बेस्ट परफॉर्मिंग वाले होंगे। अब सपोज कोई ई ग्रेड वाला स्कूल है जिनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, तो ये ई ग्रेड वाले स्कूल के जो टीचर्स होंगे या जो स्टाफ होंगे इनको इस ए ग्रेड वाले स्कूल की सैर में ले जाया जाएगा, वहाँ ले जाया जाएगा उनको। इससे क्या होगा, वो देख पाएंगे कि ये स्कूल वाले ऐसा क्या कर रहे हैं कि इनको ऐसा परिणाम निकल करके सामने आ रहा है, ठीक। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जरूरी नहीं है कि ये ई ग्रेड वाला स्कूल में टीचर्स कमजोर हो, टीचर्स कमजोर नहीं हो सकता है, उनकी स्ट्रेटेजी गलत हो गई तो वो स्ट्रेटेजी हो सकता है सीखने जाए, वहाँ से कुछ लेकर के आए कि उस टाइप की कुछ स्ट्रेटेजी अपनाएं तो हमारा स्कूल में भी बढ़िया सुधार हो पाए। इस टाइप की चीज़ें सीखने के लिए ये दो इसके मुख्य इनिशिएटिव हैं। सबसे पहला तो हो गया हमारा पीटीएम मीटिंग वगैरह भी शुरू होगी। दूसरा इसमें क्या है, स्कूलों की ग्रेडिंग की जाएगी और जो अच्छे ग्रेड वाले स्कूल हैं उनकी सैर वगैरह करवाई जाएगी, किनके द्वारा, वो स्कूल जिनका पुअर ग्रेड आया, तो वहाँ वाले सीख पाएंगे किस प्रकार की दिशा में जा करके बच्चों का गुणवत्ता सुधार वगैरह कर सकते हैं। यही है इस अभियान का सार। ये क्लियर हो रहा है, ठीक। ये हमारा मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान है, एनईपी 2020 के तहत ये लाया गया है। फिर अगला देखते हैं, औद्योगिक नीति 2024-30 के कुछ प्रावधान संशोधित किए गए मतलब बदला नहीं गया, उसमें कई चीज़ें जोड़ी गई। इसमें जोड़ी क्या गई हैं, सबसे पहले तो आप देखो रोजगार मानव संसाधन वाले क्षेत्र में युवाओं के लिए खेल एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी को बढ़ावा दिया जाएगा। स्पोर्ट्स एकेडमी को बढ़ावा ऐसे दिया जा रहा है कि आप देखे होंगे बीच में अभी तीरंदाजी एकेडमी खुलने वाली है नया रायपुर, फ्री ज़मीन दिया गया, ये वो आप पढ़े होंगे। फिर एक नवा रायपुर में क्रिकेट एकेडमी भी खुलने वाली है, वो भी यदि आप सुने होंगे तो, ठीक। तो ऐसे क्या है, स्पोर्ट्स भी आजकल के समय पर, पहले के समय की बात और है कि हम नारा दे दिया करते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे और वैसा वाला, ठीक। आज के समय में क्या है, स्पोर्ट्स अपने आप में इंडस्ट्री बन चुका है। इतने ज़्यादा वहाँ से आप समझ लो कि इन्वेस्टर्स उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। एक बिल्कुल आप देख लो आईपीएल बहुत बड़ा ब्रांड बन करके उभर गया है, कई लोगों को उससे रोजगार वगैरह मिल रहा है, ठीक। और ऐसे क्या है, स्टेट से कोई भी एक बड़ा प्लेयर निकल जाता है तो उस स्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड। कोई बैडमिंटन का ही प्लेयर है, एक बड़ा सा बैडमिंटन एकेडमी ही बना रहा है, ठीक, बहुत बड़ा नाम हो गया, तो देश विदेश से यहाँ पर स्पॉन्सर करने के लिए भी प्लेयर खोजने भी आ जाते हैं, स्पॉन्सर करेंगे हमारा नाम होगा फ्यूचर। वैसा ही क्रिकेट वाला, क्रिकेट की तो बात ही क्या करनी, अकेला कोई एक जन क्रिकेट का कोई बड़ा प्लेयर ही बहुत बड़ा पूरा अपने आप में इंडस्ट्री है, लेकर के चलता है कई इन्वेस्टर्स को, ठीक। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, आप देखो इनकी नेटवर्थ कितनी ज़्यादा जाती है, 700-800 करोड़ टाइप की, उतना तो यहाँ पर कोई छोटे मोटे हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की नहीं होती, ठीक। तो स्पोर्ट्स क्या आज के समय पर इंडस्ट्री का रूप ले लिया, इसलिए इनको बढ़ावा दिया जाएगा स्पोर्ट्स एकेडमी को, ताकि हमारे यहाँ से भी कोई एक वर्ल्ड लेवल स्पोर्ट्स या एथलीट पर्सन कोई निकल पाए। तो ऐसे खेल एकेडमी को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा, निजी प्रशिक्षण केंद्र, प्राइवेट स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कौशल विकास वगैरह के लिए इनको भी स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। प्राइवेट मतलब कई प्राइवेट कंपनीज हैं, वो भी अपना खुद का स्किल डेवलपमेंट सेंटर वगैरह डालती हैं। एक तो उससे दो पर्पज सॉल्व हो जाते हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में वो भाग भी दे रहे हैं, समाज कल्याण में योगदान भी दे रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि उन्हीं की इंडस्ट्री को उससे कोई बढ़िया वर्कर वगैरह मिल जाए,
जैसे अदानी पावर है या फिर अदानी से रिलेटेड कोई और इंडस्ट्री है, जिंदल इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, अपना खुद का यदि वो प्राइवेट स्किल डेवलपमेंट सेंटर डालते हैं तो वो वैसी चीज़ें सिखाएंगे, वेल्डिंग है, ये वो सारी चीज़ें जैसे वहाँ सिखा दिए, कोई हो सकता है वहीं से उनको बढ़िया वर्कर मिल जाए, लॉयल टाइप। ठीक, तो इसलिए क्या होते हैं, ऐसी जो इंडस्ट्रीज होती है वो भी अपनी प्राइवेट स्किल डेवलपमेंट सेंटर वगैरह डालती है, तो इनको भी अब बढ़ावा दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के तहत। फिर आप देखो, राज्य में गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। अभी कुछ समय पहले हम देखे थे कि नीलिट को स्थापित किया जा रहा है रायपुर में, नवा रायपुर में नीलिट आने वाला है। ठीक, फिर आपका एक हम देखे थे NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, लास्ट मंथ वाले पे याद आ रहा है। NIFT का छत्तीसगढ़ में 17वां संस्थान खुलने वाला है, नीलिट का 56 वाला खुलने वाला है। ठीक, तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, जितने भी गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्यों ऐसा, इस फायदा इससे होगा, इससे ऐसा फायदा होगा कि आप देखो छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा क्वालिटेटिव एजुकेशनल यूनिवर्सिटी या फिर ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है बिल्कुल जो नेशनल लेवल की हो या ग्लोबल स्तर उसका हो। तो यहाँ पर इस प्रकार की यदि विश्वविद्यालय को स्थापना को यहाँ पर बल मिलेगा, यहाँ जितनी ज़्यादा मात्रा में स्थापित हो पाएंगे तो यहाँ से स्टूडेंट का बाहर पलायन रुक पाएगा। बाहर ऐसे इंस्टीट्यूट्स में कौन जाता है, टैलेंटेड यूथ ही जाते हैं, और यदि वो एक बार बाहर निकल गए फिर वापस आना उनका मुश्किल हो जाता है। ठीक, यहाँ पर यदि ऐसा इंस्टीट्यूट होगा, यहाँ का टैलेंट यहीं रहेगा, राज्य के विकास में काम आ सकता है वो इन फ्यूचर। हो सकता है बाहर ना जाए, पर एक बार जो बाहर चले गया उनका वापस आना बहुत कम हो जाता है। ठीक, इसलिए क्या होगा, ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना को यहाँ प्रोत्साहित किया जा रहा है। फिर आप देखो, कृषि एवं ग्रामीण विकास में हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक खेती, इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? हाइड्रोपोनिक में क्या होता है, मिट्टी वगैरह, इन दोनों को बोला जाता है सॉइल लेस फार्मिंग, मिट्टी वगैरह नहीं होती इसमें। ठीक, हाइड्रोपोनिक मतलब हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर, केवल पानी में डुबा करके वैसी फसल वगैरह खेती वगैरह की जाती है, पाइप गई रहती है उसमें हमारी पानी रहती है, मुख्यतः पानी नहीं रहती, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रहता है वो एक्चुअली। ठीक, जिससे उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी मिलते रहे और थोड़ी बहुत इनकी पानी की डिमांड भी पूरी होती रहे, उसी में खेती की जाती है। एरोपोनिक मतलब क्या है, एरोपोनिक मतलब आप देखो एरो की बात हो रही है, हवा में, यहाँ पर पानी वानी भी कुछ नहीं रहेगा। जैसे आपने बेल देखे हुए हैं, बेल खम्मा में ऐसा लपेट लपेट करके, वो ऐसा ही उसमें खेती की जाती है, और उसमें क्या किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह स्प्रे किए जाते हैं बीच बीच में, तो उससे उनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, मिट्टी विट्टी किसी चीज़ की जरूरत नहीं। ठीक, तो इससे क्या है, एरोपोनिक वगैरह जनरली क्या होते हैं ना, आपके वर्टिकल फार्मिंग टाइप के, उसको ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है। हॉरिजॉन्टल में क्या है, लंबा जगह, इसमें क्या है आपके वर्टिकल, तो एरोपोनिक वैसे फायदेमंद होते हैं। तो ये क्या है, पूरी नई टेक्नोलॉजीज हैं, दोनों हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक है, तो वैसे बहुत पहले से, पर आज के समय पर इसको बढ़ावा मिल रहा है। ठीक, तो ऐसे हाइड्रोपोनिक एरोपोनिक खेती को यहाँ प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर साथ में किसानों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साथ में ऑटोमेशन जैसी तकनीक, ये सब उपलब्ध कराई जाएगी। ये सब उपलब्ध क्यों करा रहे हैं, ताकि इनका प्रोडक्शन बढ़े तेजी से, जो भी हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उनमें तेजी आए, उनमें तेजी आएगी तो क्या होगा, बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बढ़िया क्वालिटी के हमारी फार्मिंग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनको बढ़ावा मिलेगा, वो उनमें तेजी से बढ़ावा मिलेगा। मतलब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह स्टेबलाइज हो पाएंगी, तो छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बहुत एग्रो इंडस्ट्री की संभावना तेजी से बढ़ेगी। ठीक, एग्रो इंडस्ट्री को यहाँ पर मुख्यतः बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर आप देखो, पर्यटन सेवा क्षेत्र में 500 से अधिक विद्यार्थियों की क्षमता वाले CBSE मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, और साथ में मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी मॉल थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किए गए। ऐसे मॉल या फिर ऐसे मिनी मॉल जिनमें मल्टीप्लेक्स हो, ठीक, ये जरूरी है, मल्टीप्लेक्स युक्त मॉल वगैरह को थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया गया। थ्रस्ट सेक्टर यानी हमको इनको बढ़ावा देते चलना है, थ्रस्ट देना है। ठीक, ऐसे इंडस्ट्री कौन कौन से, एक तो हो गए आपकी CBSE वाले स्कूल, लगभग 500 से अधिक स्टूडेंट कैपेसिटी के, दूसरा हो जाता है हमारा मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी मॉल, इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, इसलिए थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया गया। फिर देखो, औद्योगिक उत्पादन में कपड़ा उद्योग में निवेश करने वालों को 200% तक का प्रोत्साहन मिलेगा। जो टेक्सटाइल, अभी हमने शायद पिछले महीने में ही, यदि आपको याद आ रहा होगा, तो हमने क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री समथिंग कुछ से हमने एक टाई अप किया हुआ है टेक्सटाइल यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए। ठीक, CMAI इस टाइप का कुछ नाम था, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस टाइप का कुछ था। इसके साथ हमने अभी छत्तीसगढ़ ने टाई अप किया, समझौता साइन किया कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। ठीक, एक तो हम बुला रहे हैं NIFT को, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्या है, अपनी भी पारंपरिक संस्कृति है, यहाँ पर भी आप बस्तर कला और ये सब आप पढ़ते होंगे, टसर साड़ी, कोसा साड़ी, ये सब यहाँ पर ये सारी चीज़ भी अवेलेबल है। तो एक तो NIFT यहाँ आ जाएगा, नए टाइप की ड्रेसेस डिज़ाइन होंगी, टेक्सटाइल में बढ़ावा यहाँ पर मिल रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर आ जाती है, तो यहाँ पर कपड़े वगैरह गारमेंट वगैरह भी मैन्युफैक्चरिंग होने लगे, तो
तो वैसे भी आप देश में देख लो, सबसे ज़्यादा जो योगदान देता है रोजगार में, कौन सा क्षेत्र है वो? कृषि क्षेत्र नहीं है, आपका टेक्सटाइल है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, कृषि क्षेत्र में ऐसा है, सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए, पॉपुलेशन लगा हुआ है। ठीक, पर वैसे आप देखोगे अलग अलग सेक्टर्स में, इंडस्ट्री सेक्टर में, स्टील सेक्टर में, इस टाइप की यदि आप अलग अलग करते हो, स्टील उत्पादन, रेलवे, ऐसा ऐसा, तब पहले नंबर पर आता है आपका टेक्सटाइल सेक्टर। सबसे ज़्यादा जॉब जो प्रोवाइड करता है वो टेक्सटाइल वाला है। सेकेंड नंबर पर रेलवे वगैरह आते हैं। ठीक, तो ऐसे क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बड़ी इंडस्ट्री है, उसको छत्तीसगढ़ में लाने के लिए 200% तक का प्रोत्साहन। 200% तक का प्रोत्साहन मतलब आप समझ पा रहे हैं, यदि कोई 1000 रुपये तक का यहाँ पर निवेश करता है, ठीक, यदि कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ रही है जो 1000 रुपये तक का निवेश कर रहा है, कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, 1000 रुपये तक का निवेश कर रहा है, तो यहाँ पर 200% तक का प्रोत्साहन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा 2000 रुपये तक का इसको प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है। मतलब ये कैश नहीं होगा, इट विल बी ऑन थिंग्स। कुछ कुछ जैसे प्रोवाइड की जाती है ना, टैक्स छूट, कैपिटल सब्सिडी, मशीन वगैरह में सब्सिडी, ऐसे करके 2000 रुपये। ठीक, इन्होंने क्या किया, 1000 रुपये का सपोज निवेश करना चाह रहे हैं, 1000 रुपये का ये कैपिटल लाएं, तो आप एक बोल सकते हो, एक इनको हो जाएगी कैपिटल सब्सिडी, एक मिल सकती है, लगभग 800 रुपये की इनको कैपिटल सब्सिडी मिल गई। फिर हमने इनको बोल दिया कि चल भाई 5 साल हमारी इलेक्ट्रिसिटी छूट रहेगी तुमको। ठीक, ये बिल लमसम हम मान लेते हैं कि 400 रुपये के आसपास आता है। फिर हम बोलते हैं कि ठीक है तुमको टैक्स छूट वगैरह भी मिलेंगे, जीएसटी वगैरह ये सब में, ऐसे करके भी इसमें कुछ 400 हो जाते हैं। फिर ऐसे करके और 2-3 लिस्ट दे देते हैं, ये सब मिला करके 2000 रुपये तक, इस टाइप के छूट की बात हो रही है। ठीक, कुछ कुछ चीज़ों में इनको छूट दे दी जाएगी, तो ये होता है प्रोत्साहन। सीधा हम कैश नहीं दे देते हैं, 1000 रुपये का निवेश है 2000 हम देते रहे तो क्या। ठीक, वैसा वाला बात नहीं, यहाँ पर अलग अलग चीज़ों में छूट मिलती है, उस हिसाब से इस टाइप का। और ये देखो, ये 200% तक का प्रोत्साहन है। आप कपड़ा लेने जाते होंगे, बाहर बोर्ड आपको दिखता होगा, डिस्काउंट अप टू 80%, अंदर गए तो 10% है, वो बात बताएगा। फिर आप वहाँ पर अप टू लिखा है, वो लाएगा 100 रुपये वाला चिंदी टाइप का कपड़ा, बोलेगा इसमें है डिस्काउंट, ले लो 80% वाला। तो यहाँ तक भी 200% तक का है, 200% ही है ऐसा नहीं, इंडस्ट्री देख करके दिया जाएगा। हो सकता है वो 40% भी हो सकता है 60% भी हो, पर 200% तक का है। ये क्लियर है? फिर आप देखो, निजी औद्योगिक पार्क हेतु विशेष प्रावधान। अभी तक क्या हो रहा है, ये जो औद्योगिक पार्क डेवलप करता है हमारा, कौन करता है? CSIDC करता है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक, यही क्या करता है, इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह डेवलप करता है। अब निजी व्यक्ति भी हमारे ऐसे औद्योगिक पार्क बना सकते हैं। ठीक, निजी व्यक्ति कैसे औद्योगिक पार्क बनाएगा, तो इसके पास देखो कम से कम 15 एकड़ या किसी व्यक्ति के पास 15 एकड़ या उससे अधिक की भूमि है, तो वो उसमें वहाँ पर औद्योगिक पार्क स्थापित कर सकता है। और औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए सरकार प्रति एकड़ 20 लाख रुपए तक, यानी कुल आप देखो 20 लाख रुपए प्रति एकड़, 15 एकड़ में मल्टीप्लाई कर दूं तो लगभग 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिल जाता है। 15 एकड़ की बात कर रहा हूँ। ठीक, इससे ज़्यादा वाले में है तब भी आपको अनुदान ऐसा मिल सकता है 20 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से। निजी व्यक्ति किसी के पास क्या है, 50 एकड़ की सपोज जमीन है, यहाँ पर से बढ़िया हाईवे निकल रहा है, कोई इंडस्ट्रियल है या कोई उद्योगपति या कोई भी व्यक्ति जिसके पास बढ़िया यहाँ पर 50 एकड़ की जमीन होगी, अब वो चाह रहा है क्या, इस जमीन को मैं बेचूं। नॉर्मल जमीन कम में बिकेगी, जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो ज़्यादा रेट में बिकेगी। ठीक, तो इंडस्ट्रियल पार्क वहाँ पर वो सेटअप कर सकता है। इंडस्ट्रियल पार्क कैसे सेटअप करेगा, खुद के अपने यहाँ पर रोड वगैरह बनवा सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लाइन खिंचवा सकता है, वाटर कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। इस प्रकार से सारा सेटअप करके औद्योगिक पार्क को बना सकता है, पर पहले उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। ठीक, पहले क्या थे, निजी व्यक्ति को नहीं था, केवल स्टेट बना रही थी, अब निजी व्यक्ति भी बना सकता है। वैसे जब वो औद्योगिक पार्क बनाएगा, सपोज उसको 6 करोड़ रुपए खर्च आता है, 15 एकड़ की जमीन है, 6 करोड़ रुपए तक उसको खर्च आया, तो इसमें से 3 करोड़ रुपए तक सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उसको दे दिया जाएगा, तो उसका खर्चा बैठा 3 करोड़ रुपए, साथ में जमीन भी उसकी। बाद में वो जितने भी इंडस्ट्रीज वहाँ पर आएंगी उसको जमीन लीज पर दे सकता है या फिर बेच सकता है, जैसा भी उसकी मर्जी। ये समझ पा रहे हैं? तो ये इसका फायदा ये है कि ऐसे निजी व्यक्ति भी जब औद्योगिक पार्क बना पाएंगे तो हर जिले में कम से कम एक आपका निजी औद्योगिक पार्क हो पाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार क्षेत्र में तेजी आएगी। ये समझ पा रहे हैं? ये इसका मुख्य उद्देश्य है, हर जिले में कम से कम एक निजी औद्योगिक पार्क बनाना है। और इसमें क्या है, निजी निवेशकों को औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सब। ठीक, ये इनकी खुद की जमीन होगी, जमीन को वो बेच भी सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। जमीन उनकी ही रहेगी, डेवलप उनको करना है,
अनुदान सरकार की तरफ से मिल सकता है। ये नहीं कि सरकार के पास मजदूर लेने के लिए भेज दिया वहाँ पर कि नहीं हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं, वो सब आपको करना है। सरकार की तरफ से केवल अनुदान मिलेगा, पैसे वगैरह, ठीक। और वो भी एक मुश्त नहीं दे दिए जाते, पार्ट पार्ट में देते हैं, ठीक। कोई भी योजना है, सब्सिडी है, कुछ भी चीज़ है, सीधा एक मुश्त वाली चीज़ नहीं रहती। एक मुश्त वाली चीज़ आपकी अलग टाइप की होती है, जैसे मातारी वंदन योजना, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इस टाइप की जब योजना होती है ना, इसमें भले आपको आप ही की राशि का जब अंतरण किया जाता है तब भले एक मुश्त वगैरह होते हैं। वैसे जनरली ये सब अनुदान सब्सिडी ये सारी चीज़ होती है ना, स्टेप बाय स्टेप होती है, चरणबद्ध तरीके से। फिर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क बना है, एक सेंट्रल की योजना है, ठीक। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये योजना है। इसी के तहत क्या है, छत्तीसगढ़ में एक पहला एक्वा पार्क बनने वाला है कोरबा में, ठीक। एक्वा पार्क क्या है, मछली पालन केंद्र है, आप समझ लो, ठीक। और कुछ नहीं, मछली पालन केंद्र टाइप का ही चीज़ है, जिसमें अब सरकार सहायता करेगी। अलग से एक इन्होंने क्या किया है, एक्वा पार्क बना करके, ऐसे क्या है, ऐसे केजेस हैं, अलग अलग इन्होंने केजेस ऐसे बना लिए, ठीक। ये केज देख पा रहे हैं, ठीक। अलग अलग ऐसे केज बना दिया और मछुआरों को दे दिया है, ठीक। इससे क्या होगा, मछली पालन वगैरह को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर आप देखो 9 पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों के 160 सदस्यों को ऐसे जो है 5-5 केज उन्होंने आवंटित कर दिया है। वहाँ पर वो मछली पालन करेंगे और फिर साथ में मछली निकाल करके वो बेच सकते हैं, इस टाइप की सुविधा है। और ये गवर्नमेंट डेवलप करके दे रही, उनको अपने से खुद से नहीं करना, ठीक। तो इसमें क्या हुआ है, उद्देश्य क्या है, मत्स्य पालन प्रसंस्करण, इसमें भी प्रसंस्करण, मछली प्रसंस्करण, साथ में पर्यटन के नए अवसरों का सृजन करना। इस एक्वा पार्क में क्या क्या सुविधाएं होंगी, एक होगा फीड मिल। फीड मिल यानी आप देखो, फीड यानी देना, मिल यानी खाना, यहाँ पर मछलियों के लिए खाना होगा, ठीक, बीज वगैरह जो भी वो खाएंगी, आटा वगैरह। हेचरी क्या है, हेचरी है मत्स्य बीज वगैरह उत्पादन करना, यानी जो छोटी मछलियाँ होंगी उनको यहाँ पर संजो करके रखना, या फिर जो मत्स्य बीज उनके अंडे वगैरह होंगे उनका पालन करना, इस टाइप की चीज़, ठीक। तो ये होगा आपका हेचरी। फिर साथ में यहाँ पर फिश प्रोसेसिंग प्लांट भी होंगे, यहाँ से पकड़े वहाँ प्लांट में दिए, ज़्यादा इनको घूमने की ज़रूरत नहीं। फिर साथ में आपके टूरिस्ट एक्टिविटी भी यहाँ पर हो पाएगी, सतरंगा एक्वा पार्क, ठीक। कोरबा में ही है आपका सतरंगा, ठीक, हसदेव बांगो वाला क्षेत्र, वहीं पर ही हमारा एक्वा पार्क बन रहा है। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट है, जिला याद रखना, कोरबा जिले की बात है, हसदेव बांगो क्षेत्र के आसपास ये बनाया गया है, ठीक। फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ का पहला AI डेटा सेंटर पार्क, ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है नवा रायपुर में। नाम है इसका AI एक्सक्लूसिव डेटा सेंटर पार्क। किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, तो रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये आपके देखो लगभग 13.5 एकड़ में बन रहा है, पर इसमें से लगभग आपका 2.7 हेक्टेयर यानी 6 एकड़ सेज के लिए आरक्षित। सेज यानी आप जानते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है इसको, ठीक। इसमें से 6 एकड़ जो है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पहला तो ये है कि ये AI डेटा सेंटर होगा, ठीक। दूसरा ये है कि ये नवा रायपुर में है। तीसरा ये है कि 13.5 एकड़ और उसमें से भी 6 एकड़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, AI डेटा बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये भारत का पहला हो, केवल छत्तीसगढ़ का पहला नहीं, छत्तीसगढ़ का पहला तो है ही, साथ में भारत का भी पहला AI बेस्ड डेटा सेंटर वाला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप जहाँ सुने वहाँ आप समझ लेना, ये इंटरनेशनल लेवल वाला इकोनॉमिक जोन। यहाँ से सीधा निर्यात वगैरह को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर जो भी चीज़ आप लाएंगे सीधा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली सुविधा यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल होती है। साथ में यहाँ पर कस्टम ड्यूटी वगैरह से जनरली छूट होती है, टैक्स एग्जेम्पशन। बाकी जगह आप यदि लाएंगे, रायपुर में लाना है कहीं पर, आपको इस टाइप की कस्टम ड्यूटी देनी होगी, कई अलग टाइप की वहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी वगैरह भी लगती है। जब आप ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सीधा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, वहाँ पर नहीं लगता। तो इस प्रकार की कई चीज़ों की वहाँ पर छूट मिलती है। यहाँ पर कुछ रेट अलग होगा, बिजली पानी वगैरह के वहाँ पर कुछ अलग होंगे, ठीक। यहाँ पर कुछ अलग टाइप की, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी अलग टाइप की होगी, वहाँ पर आपको अलग टाइप की होगी। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिल्कुल अलग ही कंसेप्ट है, इंटरनेशनल लेवल का है। इंडस्ट्रियल पार्क से भी ये ऊपर है। इंडस्ट्रियल पार्क तो हम अपना स्टेट वाला कर रहे हैं, ये जो है पूरा नेशनल इंटरनेशनल लेवल का हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा छूट होती है। तो ये 6 एकड़ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पर आरक्षित होगा। इसमें कुल प्रारंभिक लागत होगी 1000 करोड़। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये जो रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड है, यही पूरा औद्योगिक पार्क निर्मित करेगा, पूरा औद्योगिक पार्क यही बनाएगा, ठीक। साथ में अपना खुद का डेटा सेंटर पार्क भी क्रिएट करेगा। सपोज क्या है, 13.5 एकड़ का क्षेत्र है, तो ये क्या करेंगे, 13.5 एकड़ में पूरा AI डेटा सेंटर पार्क बनाएंगे। कुछ जगह पर अपना डेटा सेंटर बना लेंगे,
कुछ जगह ये बचा कर रखेंगे, बाकी कोई और कंपनी आती है उसको किराए वगैरह से देने के लिए, लीज वगैरह पर दे दिए या समथिंग इस टाइप की चीज़। ठीक, तो ये सब काम करेगा ये वाला कंपनी। ठीक, यदि बनाएगा भी पूछेगा कौन, एआई डेटा सेंटर पार्क कौन बनाएगा, यही। किसका एआई डेटा सेंटर वहाँ पर निर्मित होगा, इसी का। ठीक, और साथ में आपको याद रखना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एआई डेटा सेंटर के। साथ में आप ये देख सकते हो सीरीज में कितने डेटा सेंटर होंगे, 80 मेगावाट क्षमता वाले 4 हाई डेंसिटी डेटा सेंटर। 80 मेगावाट क्षमता चारों का मिला करके, एक का होगा 20 मेगावाट। 20 मेगावाट का क्या मतलब है, एक डेटा सेंटर को मैक्सिमम 20 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर क्या होते हैं, सर्वर क्षमता, आपके हाई एंड सर्वर्स यहाँ पर मौजूद होंगे, पावर बैकअप्स हैं, जितना बड़ा सर्वर उतना बड़ा यहाँ पर कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये सब क्या है, हमारी विद्युत लेंगे ना, बिजली से ही तो चलेंगी ये सारी चीज़ें। तो इतना 20 मेगावाट क्षमता मतलब बहुत बड़ा पार्क है। ठीक, 20 मेगावाट की क्षमता इसमें हो सकती है एआई डेटा सेंटर पार्क की। एक की रहेगी 20-20 की, बाकी 4 यहाँ पर टोटल इस टाइप के बनेंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 80। तो इसमें उपलब्ध सेवाएं क्या होंगी, एआई आधारित डेटा स्टोरेज प्रोसेसिंग, हेल्थ टेक, फिनटेक, डिफेंस, इन सबसे जुड़ी हुई सेवाएं, वैश्विक स्तर की एआई प्रोसेसिंग, डेटा एनालिटिक्स। ये डेटा सेंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम जब कुछ भी सर्च करते हैं, जहाँ पर भी हमारा नियरेस्ट डेटा सेंटर होगा वहाँ पर जाएगा, वहाँ से फीडबैक होकर के आता है। यहीं आसपास ही डेटा सेंटर वगैरह होगा ना, तो जितनी बड़ी कंपनियां, हमारा तो अलग है यूट्यूब वीडियो ये सब फालतू की चीज़, जो वाकई में कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर आपके ई कॉमर्स बिजनेस है या इस टाइप का हाई एंड बिजनेस है जो ऐसे सर्वर्स पर ज़्यादा टिका हुआ है, डेटा आधारित ज़्यादा है, उनको बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स मिलता है। इसलिए वो जनरली ऐसा देखते हैं कि आसपास कहाँ पर डेटा सेंटर वगैरह ज़्यादा मौजूद है। आप मुंबई पुणे में जाना, बहुत सारे वहाँ पर डेटा सेंटर आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो रायपुर में जैसे एआई डेटा सेंटर बनेगा, बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव हो सकता है यदि फल फूल जाए तब की बात। ठीक, तो ये कंपनी नाम आपको याद रखना है, रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, फिर एक देखते हैं, नवा रायपुर में जनजाति संग्रहालय ओपन हुआ है। ठीक, नवा रायपुर अटल नगर में 14 मई को इसका लोकार्पण। क्षेत्रफल है इसका लगभग 10 एकड़, लागत है इसकी 9 करोड़ के आसपास। गए हैं आप लोग, यहाँ गए हैं? ठीक है, बहुत अच्छा जगह है यार, एक बार तो जा करके आप आ सकते हो। ठीक, राज्य का पहला भव्य आकर्षक ट्राइबल म्यूजियम है, यहाँ पर 14 गैलरी बनाई गई है। ठीक, ये कुछ चीज़ आपको याद रखना है। कहाँ स्थित है, नवा रायपुर। क्षेत्रफल कितना, 10 एकड़। ठीक, राज्य का पहला है ट्राइबल म्यूजियम। टोटल हमारे 14 गैलरियाँ हैं, सब में अलग अलग टाइप की। ये देखो, ये गैलरी ही है इस टाइप का। ठीक, जहाँ पर प्रदर्शनी बहुत बड़ी लगाई जाती है उस टाइप का उसको गैलरी हॉल इस टाइप का बोला जाता है। तो ऐसे यहाँ पर टोटल 14 गैलरी हैं। इसमें प्रदर्शनी में शामिल कौन कौन है, तो जनजातियों का भौगोलिक वितरण, तीज त्यौहार, जितने हमारे तीज त्यौहार हैं उसमें पहनावा कैसा होता है, किसकी पूजा की जाती है, उसकी प्रदर्शनी टाइप की लगी हुई है। आवास, घरेलू उपकरण, शिकार तकनीकी उपकरण, ये सब इसमें है। तो साथ में आपके विभिन्न वस्त्र परिधान, आभूषण, कृषि तकनीक, ये सब। और अंतिम गैलरी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी पीवीटीजीज के लिए आपकी झलक प्रस्तुत करता है। कितने कमजोर जनजाति समूह हैं छत्तीसगढ़ में? टोटल 7 है। 5 किसके द्वारा हैं? सेंट्रल, 2 हमारे स्टेट वाले। ठीक, तो ऐसे 7 जनजाति समूह के लिए यहाँ पर झलक प्रस्तुत है। ये विशेष रूप से उन्हीं को डेडिकेटेड है। ये क्लियर है? ठीक, आपको इसमें 2-3 चीज़ याद रखनी, नवा रायपुर याद रखना, 10 एकड़ याद रखना, 14 गैलरी याद रखना। बाकी तो इसमें आप और याद रखना चाहो ये याद रख सकते हैं, पीवीटीजी इसके लिए भी यहाँ पर समर्पित। फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ को क्या है, 5 नए अमृत स्टेशन मिले हैं। ठीक, ये एक अमृत स्टेशन योजना चलाई जा रही है, रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण, इनको एडवांस तरीके से डेवलप करने के लिए। तो इस योजना के तहत क्या, अमृत भारत स्टेशन योजना, इसमें क्या है, देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का अभी वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। वैसे आप योजना में देखो तो योजना तहत कुल 1337 रेलवे स्टेशन ऐसे चिन्हांकित किए गए हैं जिनका पुनर्विकास, रीस्ट्रक्चर, रीडेवलपमेंट उनका करना है। ठीक, ऐसे 1337 का चिन्हांकन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशन शामिल हैं। और इन्हीं 1337 में से अभी जो है 103 का ऐसा पूरा तरीके से आप बोल सकते हैं पुनर्निर्माण हो गया है, पुनर्विकास हो गया है, जिनका उद्घाटन किया गया है। और इन 103 में छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन शामिल हैं जिनका लोकार्पण किया गया। ये क्लियर हो पा रहा है? लोकार्पण, शिलान्यास दोनों अलग अलग चीज होती है। ठीक, लोकार्पण यानी लोगों को अर्पित करना होता है, यानी बन करके तैयार हो गया, फीता काटने वाली बात है। जहाँ पर आप शिलान्यास सुनो वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है, अभी निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, नींव का पहला ईंट रखे हैं, इस टाइप की बात है।
ठीक, तो दोनों अलग अलग है। यहाँ पर क्या है, लोकार्पण की बात हो रही है। टोटल 1337 चिन्हांकित, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 32, फिर इसमें से 103 का अभी उद्घाटन, जिसमें छत्तीसगढ़ के शामिल 5। ये 5 कौन कौन से हैं? एक है आपका डोंगरगढ़, फिर है भानु प्रतापपुर, फिर है भिलाई, फिर है अंबिकापुर और है उरकुरा। ठीक, इसमें आप सीक्वेंस वाइज याद रख सकते हो। ठीक, यहाँ से आप डोंगरगढ़ से आप आओगे भिलाई, भिलाई से आप जाओगे उरकुरा। ठीक, उरकुरा के बाद आप 2 अलग अलग दिशा हो गई, एक हो गया आपका भानु प्रतापपुर और हो गया आपका अंबिकापुर। ठीक, भानु प्रतापपुर कहाँ पर है? कांकेर में। ठीक, ऐसे आप थोड़ा बहुत सीक्वेंस वाइज याद रख सकते हो, तभी याद होगा। डोंगरगढ़, भिलाई, उरकुरा, भानु प्रतापपुर और अंबिकापुर, ये 5 स्टेशन अभी अमृत स्टेशन के अंतर्गत इनका उद्घाटन हो चुका है। फिर देखो छत्तीसगढ़ में कुछ बड़े निवेश की बात हुई है। एक है आपका ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई यहाँ पर आने वाला है। कौन सी कंपनी? करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक, ये रायपुर में इन्होंने प्रस्तावित किया है कि हम ऐसी ट्रांसफार्मर यूनिट डालना चाह रहे हैं, और इन ट्रांसफार्मर यूनिट में सबसे उन्नत देश की ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई ये बनेगी, यानी देश के सबसे उन्नत ट्रांसफार्मर यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक, वैसे आप देखोगे तो BHEL आप एक संस्था सुने होंगे MP में जो है, वो भी इस टाइप के निर्माण कार्य करती है ट्रांसफार्मर वगैरह के। फिर आप देखो मेदांता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेदांता ग्रुप की बात हो रही है। इनके जो चीफ हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन, इन्होंने बोला है कि लगभग 500 करोड़ निवेश करके यहाँ पर मैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक, ये भी आपके नवा रायपुर वाला क्षेत्र है। याद आ रहा है मेडिसिटी, फार्मा पार्क, ये सब आपके नवा रायपुर में स्थित है, वहीं पर के लिए ये बात हो रही है। फिर एक होता है वरुण बेवरेजेस संयंत्र। बेवरेजेस मतलब होते हैं ऐसे आपके सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, फिर आपका ड्यू, ये सब जो सोडा वगैरह आते हैं सब आपके बेवरेजेस में आते हैं। इसके प्रस्तावक हैं रवि जयपुरिया। निवेश 250 करोड़ का निवेश करके यहाँ पर ऐसे बेवरेजेस संयंत्र वगैरह डालने के लिए इंटरेस्टेड है रायपुर वगैरह। ऐसे कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, ये सब इसके अंतर्गत बनते हैं। ठीक, तो ये बेवरेजेस संयंत्र की बात हो रही। तो 3 हमारे, एक ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरा मेदांता वाले, तीसरा हमारा वरुण बेवरेजेस संयंत्र। फिर देखो बस्तर में नई रेल परियोजना जो है, किसी का परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है, किसी में अभी सर्वे शुरू है। तो जो सर्वे केवल शुरू हुआ है वो है आपका कोत्तागुडेम किरंदुल रेल। किरंदुल आप नाम जानते होंगे, ठीक है, कहाँ पर है ये? दंतेवाड़ा। क्या है यहाँ पर? लौह अयस्क क्षेत्र है ना। ठीक, अरे कोत्तागुडेम कहाँ है? होगा सर वहीं कहीं आसपास। कोत्तागुडेम ये है आपका तेलंगाना में। ठीक, इंटर स्टेट यहाँ पर कनेक्टिविटी जोड़ी जा रही है। ठीक, तो कोत्तागुडेम किरंदुल ऐसी रेल लाइन की सर्वेक्षण की अभी मंजूरी दी है। अभी केवल यहाँ पर सर्वेक्षण होगा, शुरू होने वाला है। परियोजना है, आगे हम जोड़ेंगे करके। ठीक, और ये जो परियोजना है इसको मंजूरी दे दी गई है रावाघाट जगदलपुर। इसमें से कई चीज जो है बन भी गई है, आगे और बननी है, उसके लिए परियोजना वगैरह को स्वीकृति दे दी गई। 140 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस होगी। इसमें कोंडागांव, नारायणपुर, ये लाभार्थी जिले होंगे। ठीक, इसमें समय सीमा जो है 2028 तक ये पूरी हो जाएगी, रावाघाट जगदलपुर वाली। ठीक, एक हमारी रेल लाइन वहाँ विशाखापट्टनम तक भी जाएगी बाद में। हालांकि खैर अभी आप रावाघाट जगदलपुर ये याद रखना। रावाघाट कहाँ है? कांकेर में। ठीक, कानपुर ठीक है, तो ये रावाघाट जो है जगदलपुर रेल लाइन, इसकी परियोजना की मंजूरी मिल गई। बहुत लंबा, ये आपका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था कब स्वीकृति मिले और कब काम हमारा शुरू हो। ठीक, तो ये भी इसकी स्वीकृति मिल गई। उस्मा सर्वेक्षण आपको ज़्यादा करके ये याद रखना है, 140 किलोमीटर इसका डिस्टेंस। फिर देखो देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक ये लॉन्च किया गया है। हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक, हाइड्रोजन से चलने वाला ये ट्रक है। आपने सुना होगा हाइड्रोजन से चलने वाला बस जो दिल्ली पे चालू हुआ है, यहाँ पर ट्रक की बात हो रही है। देश का पहला है, छत्तीसगढ़ का तो पहला ही है, देश का भी पहला यहाँ पर ऐसा ट्रक लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? CSPGCL और साथ में अडानी नेचुरल रिसोर्सेज, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। दोनों ने ज्वाइंट वेंचर से, दोनों ने मिल करके ऐसा ट्रक बनाया है हाइड्रोजन फ्यूल वाला। इस ट्रक की विशेषता क्या है? एक तो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रक है। ठीक, इसमें क्या है आपके, ये ट्रक स्मार्ट तकनीक, 3 हाइड्रोजन टैंक वगैरह से लैस है। 3 हाइड्रोजन टैंक है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन टैंक में जैसे हम डीजल टैंक होता है, पेट्रोल टैंक होता है, पेट्रोल भरते हैं, डीजल भरते हैं, वैसे इसमें हाइड्रोजन डाली जाएगी। और जब इसमें हाइड्रोजन डाली जाएगी तो एक फ्यूल सेल होता है। ठीक, फ्यूल सेल में क्या होगा, हाइड्रोजन टैंक से हाइड्रोजन आएगा। फ्यूल सेल में एक साइड होता है आपका एनोड। एनोड में क्या होगा आपका, हाइड्रोजन में
इस प्रकार की अभिक्रिया होती है कि इसमें आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये अलग हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, ठीक। ये होगी आपकी फ्यूल सेल में प्रक्रिया। ये है हमारा हाइड्रोजन टैंक, यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर आएगा, फ्यूल सेल में जाएगा, फ्यूल सेल एनोड में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो हमारा एक ऐसा सर्किट बना रहेगा, इसी से होकर के इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। एंड यू नो कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मतलब दैट इज करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो करंट है यहाँ पर एक मोटर लगा रहेगा, करंट फ्लो होगा तो मोटर घूमेगा और यही मोटर घुमाने का काम करेगा इस चक्के को, ठीक। और जब ये सर्किट पूरा करके वापस आता है तो जब ये वापस आता है तो ये क्या होते हैं, आपके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपशिष्ट बनाते हैं पानी, ठीक। ये अभिक्रिया होगी आपकी कैथोड में, ठीक। इसमें क्या हो रहा है फिर से सुनो आप, एक हाइड्रोजन हमारा टैंक है, 3-3 4-4 जितने भी टैंक, इसमें भरी होगी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ये जाएगा फ्यूल सेल में, फ्यूल सेल में आपका एनोड वाले में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी, उसको हम एक सर्किट से फ्लो करेंगे, सर्किट में जुड़ा होगा आपका मोटर, जैसे करंट फ्लो होगा तो मोटर घूमेगा, मोटर घूमेगा तो साथ में आपका चक्का घूमेगा, और जब वो सर्किट कंप्लीट करके इलेक्ट्रॉन वापस आएगा हमारा कैथोड में तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पानी बनाएगा। बाकी गाड़ी साइलेंसर से धुआं छोड़ती है, ये पानी छोड़ता हुआ जाएगा, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फायर ब्रिगेड सा ही ये पानी चलाने लग जाएगा, ठीक। ड्रॉप ड्रॉप गिरता है, जैसे आपके एसी वगैरह से आउटलेट होता है, देखें उस टाइप का थोड़ा थोड़ा। ये क्लियर है? तो ऐसा हमारा ये ट्रक होगा, चलेगा, ये भी इलेक्ट्रिक ही है समझ लो आप, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसी से ये चलता है। क्योंकि फ्यूल यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाला ट्रक बोला जाता है, ठीक। और इसमें क्या होगा, इसकी कैपेसिटी देखो 200 किलोमीटर तक 40 टन भार ढोने की इसकी क्षमता है, लगभग आपका जो नॉर्मल ट्रक होता है उसी टाइप की इसकी क्षमता है। साथ में इसमें क्या है, पीछे तरफ ना छोटी सी बैटरी भी लगी होती है, इधर पीछे तरफ छोटी सी बैटरी भी लगी होगी, यदि कभी एकदम से एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़ती है, स्लोप वगैरह पर चल रहा है, तब वहाँ से बैटरी से पावर निकाला जा सकता है, या तो फिर जब हमको स्टार्ट करना है गाड़ी वगैरह तब वहाँ से बैटरी वगैरह से थोड़े बहुत पावर आते हैं। ये होता है हमारा ट्रक। और इसमें क्या है, उत्सर्जन में आप देखो केवल जल वाष्प, गर्म हवा, यही सब इसमें छोड़ेगा, पानी वगैरह हो सकते हैं। शोर इसमें बिल्कुल कम होता है, कोई मूविंग पार्ट नहीं, साइलेंसर वगैरह, कोई इंजन वगैरह की आवाज़ नहीं, गड़गड़ गड़गड़ और ये सब बजना, ठीक। तो इसमें क्या है, माइनिंग क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण भी घटेगा। ध्वनि प्रदूषण माइनिंग क्षेत्र में आप जाओगे वैसे ही बहुत होता है, क्रेन चल रहे हैं, जेसीबी चल रहे हैं, सब होते हैं, ठीक। फिर ट्रक और नीम ऊपर, करेला ऊपर नीम चढ़ा, समथिंग जो भी है उस टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पर क्या, ध्वनि प्रदूषण तो कम से कम होगा। ये क्लियर है फ्यूल सेल वाला। आपको याद रखना है अडानी नेचुरल रिसोर्सेज और CSPGCL। फिर आप देखो छत्तीसगढ़ में बायो CNG प्लांट लगने वाला है, ठीक। बायो CNG प्लांट क्या है, सभी नगरीय निकाय में बायो CNG प्लांट लगेंगे, ठीक। अभी शुरुआत में आपके 14 नगरीय निकाय की बात हो रही। प्रथम चरण में जमीन कहाँ कहाँ पर चिन्हांकित हो गई, रायपुर भिलाई समेत 8 नगरीय निकाय में। रायपुर में भी आप जाएंगे तो बिरगांव वाले क्षेत्र में चिन्हांकित हुआ है, ठीक। जमीन आवंटन कितना, इसका 10-10 एकड़ भूमि हर नगरीय निकाय वगैरह में दी जाएगी। लगभग 800 करोड़ रुपए का निवेश होगा। और इसके तहत कौन सी कंपनियां हैं जो बायो CNG प्लांट लगाएंगी, वो है हमारी BPCL और गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। BPCL और गेल, यही दो हमारी बायो CNG प्लांट लगवाएंगे। बायो CNG क्या होता है सर, बायो CNG ये होता है कि जो हमारे कचरे हैं, घर के अपशिष्ट वगैरह हैं, सब्जी के कचरे, पुराना बचा हुआ खाना, फसल अपशिष्ट, गीला कचरा सामान्यतः हम जिसको बोलते हैं, फसल अपशिष्ट वगैरह है, उसको हम क्या करेंगे, एक टैंक में भर देंगे, एक टैंक में भर देंगे पूरी तरीके से। उसमें बैक्टीरियाज वगैरह क्या करते हैं, इसको अपघटित करके गैस प्रोड्यूस करते हैं। वो गैस को हम अलग से सिलेंडर में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। और ये गैस होती है आपकी मीथेन। इसमें मुख्यतः होता है हमारा मीथेन, साथ में इसके रिलीज होता है H2S, साथ में होता है इसके CO2। ये याद आ रहा होगा आपको हमारा साइंस एंड टेक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाला क्लास, जिसमें हमने बायो CNG वगैरह की बात की थी। इसमें क्या है, गीला कचरा हमने भरा, ठीक। जितना भी गीला कचरा है, सब्जी वगैरह के कचरे, पुराने खाना 1-2 दिन पुराना सड़ा हुआ, या फिर हमारे फसल अपशिष्ट, पैरा वगैरह, ये सब जो बच जाते हैं, सबको हमने भर दिया डाइजेस्टर में। वहाँ पर हमारी बैक्टीरिया वगैरह होती हैं, इसको अपघटित करती हैं, गैस रिलीज करती है। उसी गैस को हम अलग से सिलेंडर में भर लेते हैं। ये गैस कौन कौन से होते हैं, मीथेन होगा, H2S होगा, साथ में CO2 होगा, ठीक। इसमें मीथेन की मात्रा लगभग 55% के आसपास होती है। इस गैस को हम क्लीन करते हैं, H2S CO2 को हटा देते हैं,
केवल मीथेन हम रखते हैं। तो ऐसा आपका नेचुरल गैस जो होता है सीएनजी होता है, उसमें लगभग 95% तक हमारी शुद्ध मीथेन होती है। ठीक, तो यही मीथेन को हम क्या करेंगे, हाईली कंप्रेस फॉर्म में सिलेंडर में भर करके गाड़ी वगैरह में या फिर औद्योगिक यूज़ वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समझ पा रहे हैं? ठीक, कंप्रेस्ड होता है ये भी, जैसे हमारे यहाँ एलपीजी आता है वो भी कंप्रेस फॉर्म, ये हमारा सीएनजी होता है। ठीक, तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में बायो सीएनजी प्लांट लगेंगे लगभग हर नगरीय निकाय में, क्योंकि यहाँ पर हाउस होल्ड से आपके ये सब कचरे वगैरह तो निकलने ही, इसीलिए जब गीला कचरा सूखा कचरा अलग होगा, गीले वाले सारे इधर जाएंगे। फिर आप देखो विशाखापट्टनम रायपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ये क्या है, ये एचपीसीएल का प्रोजेक्ट है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वहाँ पर बीपीसीएल है। ठीक, एक होता है आईओसीएल भी है ना। हाँ, तो एक ने इंडियन ऑयल रख लिया, एक ने भारत वाला रख लिया, एक ने हिंदुस्तान वाला रख लिया। ठीक है, तो ऐसा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात हो रही। 2200 करोड़ की लागत से यहाँ पर क्या है, 540 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन यहाँ पर बनाया गया। एक है आपका काटाबाजी उड़ीसा से, उड़ीसा में एक जगह है काटाबाजी, वहाँ से लेकर के रायपुर छत्तीसगढ़ तक यहाँ पर क्या है, ऐसी लगभग पाइपलाइन लाई गई है 540 किलोमीटर की। ठीक, परंतु उसमें छत्तीसगढ़ में कितना लंबा पाइपलाइन कवर हो रहा है, 95। ठीक, टोटल लेंथ है इसकी आपकी 550 के आसपास, 540 किलोमीटर, जिसमें से छत्तीसगढ़ में लेंथ है केवल 95। और ये 95 कहाँ से कहाँ तक, कोमाखान महासमुंद से लेकर के नवा रायपुर, ठीक, आपके मंदिर हंसौर तक लगभग। ये क्लियर है? महासमुंद आपका लगा हुआ क्षेत्र है उड़ीसा से, है ना। उड़ीसा से कितने जिले लगते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के? पुराना डेटा है 9, नया है पक्का? ठीक, तो 9 जिले इसमें लगते हैं, तो इसमें से एक हमारा महासमुंद भी है। ठीक, महासमुंद से लेकर के मंदिर हसौद इतना लंबा डिस्टेंस इसमें कवर होगा। अब डिस्टेंस कवर होगा तो कुल प्रभावित गांव भी इसमें होंगे 54, किसी न किसी के जमीन से तो निकलेगी, तो ऐसे 54 गांव यहाँ पर प्रभावित होंगे, और जिनके जमीन से निकलेगी उनको पैसा ही पैसा होगा वाला हिसाब है। ठीक, सरकार क्योंकि वो मुआवजा देगी। साथ में क्या है, भूमिगत पाइपलाइन से पेट्रोल सीधे हमारे डिपो वगैरह तक पहुंचेगा, भूमिगत पाइपलाइन से डिपो तक पहुंचेगा। अभी क्या है, टैंकर वगैरह से आते हैं, अब जो है सीधा हमारे डिपो वगैरह तक पहुंच पाएगा, तो सप्लाई ज़्यादा तेज हो पाएगी। ये क्लियर है? फिर देखो छत्तीसगढ़ की पहली लिंक नहर परियोजना, छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी नहर लिंक परियोजना, 2 इसमें बांधों को जोड़ा जाएगा। ठीक, ये राज्य की पहली लिंक नहर परियोजना है, बांधों को जोड़ने की योजना है। कौन कौन से बांध जुड़ेंगे? एक हमारा सिकसर बांध, दूसरा है हमारा कोडार महासमुंद वाला बांध, कोडार परियोजना जिसको बोला जाता है। लागत होगी इसमें लगभग 2600 करोड़ की। सिंचाई क्षमता इससे वृद्धि होगी 25,000 हेक्टेयर की। 2 ऐसे बांध है। ठीक, एक है आपका सिकासर बांध, एक है आपका कोडार वाला बांध। इसको ऐसे भूमिगत पाइपलाइन वगैरह के माध्यम से जोड़ा जाएगा, इसी को हम बोल रहे हैं लिंक नहर परियोजना। ये क्लियर है? ठीक, तो ऐसा जो हम भूमिगत पाइपलाइन वगैरह बनाएंगे उसी की लागत यहाँ पर बताई जा रही है 2600 करोड़ के आसपास। और जैसे ये बढ़ेगा पाइपलाइन, दोनों बांध आपस में जुड़ जाएंगे तो 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई वृद्धि हो पाएगी। ये देखो 112 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन से सिकासार का पानी कोडार तक पहुंचेगा। परेशानी ये है कि हमारा जो कोडार बांध में भंडारण की समस्या इसमें रहती है। दूसरा आप देखो सिकासर बांध जो है ना, वो ढलान वाले क्षेत्र में, मतलब बांध थोड़ा इस टाइप का है, यहाँ पर जल भराव जो है बहुत तेजी से हो जाता है, और ढलान वाला इसलिए पानी थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, भूमिगत पाइपलाइन से जो वहाँ के बांध का पानी हम कोडार तक लेकर के आएंगे। और कोडार में चूंकि पानी वगैरह की समस्या बनी रहती है, तो यहाँ पर लगातार जैसे पानी पहुँचना शुरू होगा तो दूर क्षेत्र के जो किसान है, जैसे क्या होता है पानी कभी कम है बांध, तो कभी इस क्षेत्र का नहर खुला है, इस क्षेत्र का इस तरफ का नहीं खुला, क्योंकि पानी की थोड़ी कमी है, या फिर जितना पानी पहुंचना चाहिए सबके पास पहुंच नहीं पाता। इस टाइप की कई बार समस्या होती है। यदि पानी की सप्लाई लगातार बनी रहेगी तो ये सारी समस्या दूर होगी, और साथ में आपके 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रॉपर और अच्छे से हो पाएगी, क्षमता बढ़ेगी। ये क्लियर है? तो ऐसे इसका ये फायदा लिंक नहर परियोजना। जनरली क्या हम लोग नहर वगैरह बना करके जोड़ देते हैं, पर ये हमारी भूमिगत पाइपलाइन की बात हो रही है। ठीक, गर्मी वगैरह में यदि ऐसे नहर वगैरह से जाते हैं तो बहुत सारी कई ठोक समस्या होती है, इसलिए हमने क्या किया, भूमिगत पाइपलाइन इसमें बनाना चाह रहे हैं। हालांकि समस्या तो उसमें भी हो सकती है। फिर हम देखते हैं आयुष्मान मोबाइल मेडिकल यूनिट। अभी आप देखते होंगे एक छत्तीसगढ़ शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मोबाइल मेडिकल यूनिट, ये सब आप पढ़े होंगे। ऐसे क्या है, आयुष मोबाइल मेडिकल यूनिट चल रहा है, हालांकि ये पहले से चल रहा है, पर अभी आप देखो आयुष्मान मंत्रालय की पहल पर छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में आयुष्मान मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है। ऐसे हमारा मोबाइल मेडिकल यूनिट है जो ऐसे 10 जिलों में अलग अलग जगह जा करके
हमारा क्या करता है, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, इसके हिसाब से लोगों में बीमारी की पहचान करना, उनको आयुर्वेदिक औषधि देना, इस टाइप की चीज़ें। क्योंकि आप देख लो आज के समय पर भी शहरी क्षेत्र में, गाँव का तो बात छोड़ दो, शहरी क्षेत्रों में ही आयुर्वेद को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। तो गाँव में तो है ही, तो वहाँ तक उनकी क्या जनरली पहुँच नहीं होती। तो ऐसे मोबाइल मेडिकल यूनिट के द्वारा उन तक पहुँच स्थापित करके उनको फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। तो ये 10 जिले कौन कौन से हैं? सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, महासमुंद, बालोद, बलरामपुर, गरियाबंद, जशपुर, कोरिया और कबीरदा। इन 10 जिलों में ऐसी मोबाइल मेडिकल यूनिट चल रही है आयुष वाली। और सबसे ज़्यादा फोकस क्षेत्र इसमें कहाँ है? कमजोर जनजाति समूह, PBTG वाले गाँव, ठीक, जहाँ पर ऐसे कमजोर जनजाति समूह जो आपके 7, 5 वाले और 2 हमारे स्टेट वाले, वैसे जनजाति समूह के जो गाँव हैं उन पर हमारा ज़्यादा फोकस है। इन जिलों में जहाँ पर इनकी संख्या होगी वहाँ पर हम भेजेंगे। ये आप देखो गरियाबंद, जशपुर, ये सब में तो है ही है इनका, ठीक, कहीं पर कमार है, कहीं पर उस टाइप के, ठीक। तो ऐसे क्या है, इन जनजाति समूह को टारगेट किया गया। साथ में मोबाइल मेडिकल यूनिट क्या करेगी, हर सप्ताह एक फिक्स दिन पर जाकर के वहाँ पर OPD शिविर आयोजित करेगी। संचारी, गैर संचारी यानी संक्रामक या फिर ऐसे रोग जो संक्रामक नहीं है उनकी जांच करेंगी। निःशुल्क उनको आयुष औषधियाँ वगैरह उपलब्ध कराएंगी और साथ में बताएंगी जीवन शैली कैसे बनाना है। रोज़ 15 मिनट एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, ठीक, ये तेल फूल वाली चीज़ें नहीं खाना, जो भी समथिंग इस टाइप की, ठीक, प्रिवेंशन मेजर वगैरह उनको बताया जाएगा। फिर देखते हैं हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हुआ था बिहार में, ठीक, गया बिहार, 4 से 15 मई तक। लगभग आपके 27 खेल इसमें शामिल थे। छत्तीसगढ़ को इसमें 14 पदक मिले हैं, जिसमें से 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 10 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक। पदक तालिका में स्थान था हमारा 19वां, ठीक, पदक तालिका में हमारा स्थान था 19वां। और इसमें हम देखते हैं गोल्ड मेडल किनको किनको मिला है। गोल्ड मेडल देखो, रंजिता कोरेटी, इनको मिला है जूडो वाले खेल में 52 kg वेट वर्क। तनु चंद्रा, इनको मिला है बैडमिंटन में। फिर एक टीम इवेंट था कलारी पयटू, इसमें छत्तीसगढ़ को टीम इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। तो 3 हमको गोल्ड मेडल मिले हैं, एक इंडिविजुअल वर्क रंजिता कुरेटी के द्वारा जूडो में, फिर दूसरा आप देखो बैडमिंटन में तनु चंद्रा, फिर तीसरा हम देखते हैं टीम इवेंट कलारी पयटू में। रजत पदक मलखम में तो हम हमेशा कुछ ना कुछ मेडल जीत करके लाते हैं, इसमें सिल्वर मिला है, साथ में 4 ब्रॉन्ज भी मिला, यानी मलखम में अकेले 5 मेडल मिले हमको। फिर थांगता, इसमें 2, कलारी पयटू 1, गतका 1, स्विमिंग 1 और बॉक्सिंग 1। थांगता और गतका आप लोग जानते हैं? नहीं, पहली बार सुन रहे हैं सर, वहाँ मेडल आ रहा है, ठीक है, ठीक। इसमें ये कराटे जैसे कलारी पयटू है ना, उसी टाइप के अलग अलग इसके फॉर्म, ठीक। गतका अलग है, थांगता उसी टाइप का है, ठीक। तो ये आपके इसमें याद रखना है। अपने को कितना पदक तालिका में स्थान है छत्तीसगढ़ का 19वां। गोल्ड मेडल कितने? 3। नाम आपको याद रखना थोड़ा, ठीक। खेलो इंडिया आपके जो जनवरी वगैरह में होता है उसकी, साथ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इन सब में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि कभी किसी साल नेशनल गेम्स होते हैं तो, इस साल तो है नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आपका नेशनल गेम्स जरूर होगा। फिर देखते हैं नई नियुक्तियाँ इसमें कुछ की गई हैं, ठीक। नए अध्यक्ष वगैरह बनाए गए हैं। एक हैं श्री विकास मरकाम, ये बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष। फिर प्रहलाद रजक, इनको बनाया गया छत्तीसगढ़ रजक विकास बोर्ड अध्यक्ष। फिर श्री केदारनाथ गुप्ता, राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक के ये अध्यक्ष बनाए गए, ठीक। फिर श्रीनिवास राव मद्दी, इनको बनाया गया छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अध्यक्ष। अब आपको बेवरेजेस क्लियर होगा, सॉफ्ट ड्रिंक वाली बात है, ठीक। शालिनी राजपूत, इनको बनाया गया छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड। इनका नाम शायद आप पिछले महीने वाले में भी देखे होंगे, पर पिछले महीने जिनमें इनको नियुक्त किया गया था उससे ये इस्तीफा दे दिए थे, इनको दूसरी जगह पर नियुक्त किया गया, ठीक है, एपेक्स बैंक वगैरह। फिर इसमें कुछ वन लाइनर्स देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल पंचायत जिला बना है, कौन सा? रायगढ़। डिजिटल जिला पंचायत या डिजिटल पंचायत जिला, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, जो भी टैक्स वगैरह हमको प्रोवाइड करना है, QR कोड वगैरह बाहर में चस्पा कर दिया गया है। जो भी टैक्स है आप QR कोड से सीधा पेमेंट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑफिस करने की उसमें ज़रूरत नहीं। फिर बस्तर जिला अब क्या नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है, परंतु बस्तर को इस रूप में स्थापित किया गया किसमें? लेगेसी डिस्ट्रिक्ट। ये लेगेसी डिस्ट्रिक्ट क्या होती है? देखो, नक्सल वाला कैटेगरी में ना 3 टाइप की कैटेगरी बनाई गई। एक तो है आपका मोस्ट अफेक्टेड एरिया, ठीक,
मोस्ट अफेक्टेड एरिया है एक, तो हमारा मोस्ट अफेक्टेड एरिया मतलब सबसे ज़्यादा नक्सल गतिविधि वहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा हिंसा वहाँ पर होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा फंड वहीं डाला जाएगा, सबसे ज़्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती वहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ में आपके 4 जिले हैं, कांकेर है, नारायणपुर है, बीजापुर है, सुकमा है। बिल्कुल आप एल का शेप याद रखो, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, इन्हीं जगह पर आप देखे होंगे नियत निर्णय शुरू किया गया था। एक दंतेवाड़ा भी इसमें शामिल है योजना में, इसमें नहीं, इसमें हमारे यही 4 जिले हैं, ठीक। और दूसरा होता है हमारा अदर अफेक्टेड, ठीक, अदर अफेक्टेड एरियाज। अदर अफेक्टेड एरियाज मतलब वो कि मोस्ट अफेक्टेड तो नहीं है, पहले इसमें गतिविधियां बहुत ज़्यादा थी, अब कुछ कम हो गई है, मीडियम लेवल टाइप की इसमें नक्सली हिंसा। फिर तीसरा जो हमारा आता है वो आता है लेगेसी डिस्ट्रिक्ट के रूप में, इसके रूप में, या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न इसको बोला जाता है, ठीक, ध्यान रखने वाले डिस्ट्रिक्ट, या फिर इनको बोला जाता है लेगेसी डिस्ट्रिक्ट। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर नक्सली हिंसा एक समय पर बहुत अधिक थी, धीरे धीरे कम होती गई, अब आकर के लेगेसी डिस्ट्रिक्ट में आ गए, यानी यहाँ पर नक्सली हिंसा बहुत कम हो गई, पर इसको लगातार मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। यहाँ पर फंडिंग वगैरह जनरली नहीं दी जाती, इसलिए आप पढ़े होंगे बस्तर को फंडिंग वगैरह बंद कर दी गई है, इस टाइप की चीज़ आप पढ़े होंगे बीच में, नक्सल मुक्त घोषित, इनकी फंडिंग बंद कर दी गई, ऐसा फंडिंग इसमें ज़्यादा नहीं मिलेगी, पर इसमें लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, प्रशासनिक रिपोर्ट लिया जाता है, फिर से कहीं गतिविधि बढ़ तो नहीं रही। तो इसको ऐसा पूर्णतः नक्सली मुक्त घोषित नहीं हुआ है, पर लेगेसी डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है, लगभग अंतिम चरण में है नक्सली मुक्त घोषित होने की, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक। फिर आप देखो शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, मुद्रणालय जानते हैं आप, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है, जितने भी राजपत्र ये वो सब होंगे यहीं से प्रकाशित होते हैं, ठीक, यहीं पर छपते हैं। तो इसके नवीन भवन का लोकार्पण किया गया है राजनांदगांव में। माँ दंतेश्वरी इथेनॉल प्लांट ये आपका कोंडागांव में निर्मित हो रहा है, ठीक। एशियन पैरा आर्म रेसलिंग 2025 में रजत पदक जीता है श्रीमंत झा ने, ठीक। इनका तो नाम आप हमेशा याद रखना, श्रीमंत झा, बिल्कुल अभी अपने प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं, आप समझ लो, हर महीने किसी न किसी कंपटीशन में जाकर के गोल्ड नहीं तो सिल्वर, गोल्ड नहीं तो सिल्वर। तो श्रीमंत झा का आप नाम बिल्कुल याद रखना है, पैरा आर्म रेसलिंग की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक। फिर 67 उम्र में दुबई में आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह में वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर जीता है। एज देखो आप 67, स्पोर्ट्स देखो आप वेट लिफ्टिंग, ठीक, उसमें 3 मेडल आपके, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर। कमला देवी मंगतानी ये है, ठीक। ये बहुत ज़्यादा एक समय पर बीमार थी, खड़े नहीं हो पाती थी, बेड में थी, और उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग करना शुरू किया, जिम जाना शुरू किया, और वेट लिफ्टिंग सोच सकते हैं 67 की उम्र में, यहाँ पर 35 की उम्र में तो कोई बोरी नहीं उठाई जाती चावल की, ठीक। वहाँ पर आप 67 की एज में देख लो, वेट लिफ्टिंग में है, बहुत सारे मेडल जीत चुके हैं, 100 से ज़्यादा उनका मेडल हो चुका है, ठीक। फिर छत्तीसगढ़ में 2 हॉकी खिलाड़ियों का चयन 4 नेशन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हुआ है, जो कि अर्जेंटीना में होगी। कौन कौन है? अनीशा साहू और गीता यादव। फिर छत्तीसगढ़ के धावक, इनका नाम तो अब बिल्कुल अब याद रखना, छत्तीसगढ़ के धावक ने दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर में 20.32 सेकंड में अपना दौड़ पूरा किया है, और साथ में कांस्य पदक जीता। अनिमेश कुजूर, ये आते हैं जसपुर से, इनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। अभी भारत के सबसे तेज धावक ये बन चुके हैं, अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने, अपना नेशनल रिकॉर्ड, ठीक है। 100 मीटर वाले में इन्होंने अपना खुद का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है, अभी जून वाले में जो एक कंपटीशन में गए थे उसमें, ठीक। इनका नाम याद रखना, भारत के सबसे तेज धावक अब बन गया है अनिमेश कुजूर। फिर कुछ और देखो, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिताओं में रेफरी की भूमिका निभाई थी, ठीक। डोमेंद्र कुमार देवांगन, इन्होंने रेफरी की भूमिका निभाई थी योगासन वाले में। फिर आप देखो बीजापुर की इस स्टार एथलेटिक्स का चयन ये भारतीय खेल प्राधिकरण साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल में हुआ है, संतोषी भंडारी। फिर उदयंती सीता नदी उदयंती टाइगर रिजर्व गरियाबंद में इस जीव की होने की पुष्टि हुई है, यूरेशियन उदबिलाव की। फिर 5 करोड़ की लागत से किस नदी पर एनीकट का निर्माण किया जाएगा? महानदी पर, ये होगा आपके धमतरी में, ठीक। छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव आयोजन किया जा रहा है, 1 से 7 जून तक आयोजित किया गया। विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये भी आपका 29 मई से 12 जून तक। फिर बसवा राजू, ये बहुत बड़ा आपका इनामी नक्सली था जिसको मार गिराया गया, इसको घेरने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? अबूझ 723, ठीक। अबूझ माड़ वाले क्षेत्र में छिपा रहता था, तो अबूझ 723 ऑपरेशन का नाम था। ये 2 ऑपरेशन आपको नाम याद रखना, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है आपका सीआरपीएफ का सबसे बड़ा ऑपरेशन, एक तरीके से आप मान सकते हैं सबसे बड़ा ऑपरेशन हमारे छत्तीसगढ़ में। ये दोनों क्या है? हमारे नक्सली विरोधी अभियान।
आपका ब्लैक फॉरेस्ट में सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस बस 2 ही थी, और आपके ऑपरेशन संकल्प में छत्तीसगढ़ पुलिस, जिला रिजर्व गार्ड, बस्तर फाइटर, फिर एसटीएफ विशेष कार्य बल, सीआरपीएफ, कोबरा यूनिट, ये सब शामिल होकर के एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं। नक्सल मुक्त करना ऐसा ही इजी पीजी काम तो है नहीं, ठीक, क्योंकि वो क्षेत्र ही ऐसा है, जंगल क्षेत्र है, तो वहाँ पर जब नक्सली मुक्त करना है तो वैसे अंदर जा करके ऑपरेशन करने हैं, इसलिए ऐसा संकल्प ऑपरेशन वगैरह चलाया जा रहा है। एक आपका ब्लैक फॉरेस्ट, दूसरा है संकल्प। इसमें आपको ब्लैक फॉरेस्ट बिल्कुल याद रखना है, ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक। फिर आप देखो, कठिनाइयों से जूझ रहे प्रदेश के कलाकारों और साहित्यकारों का पेंशन बढ़ाया गया, 5,000 रुपये प्रति माह किया गया, पहले 2,000 रुपये था। कुछ ऐसे चुनिंदा हमारे कलाकार साहित्यकार होते हैं जिनको सरकार की तरफ से पेंशन मिलता है, ये लगभग आप समझ लो कि पिछले 10 या 12 साल समथिंग कुछ से बढ़ाए नहीं गए थे, 2,000 रुपये ही मिल रहा था इनको, अभी जा करके बढ़ा गए। अब इनका हो गया पेंशन राशि प्रति माह 5,000 रुपये, साल भर के कितने हो जाएंगे, 60,000, ठीक है। ये क्लियर है। ये होता है हमारा मई महीने का करंट अफेयर्स वाला कंप्लीट।